अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो यस, हमने अपने नाम कर ली सीरीज 12 साल बाद पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। तीसरा ओडीआई पाकिस्तान ने अपने नाम किया। बात करेंगे इस मैच के हवाले से और भी बहुत सारी डिस्कशन होगी अराउंड इट। 2 मैचेस अब बाकी है सीरीज के। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इलियास। वेलकम करते हैं आपको शो पे। पाकिस्तान सीरीज़ जीता है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और देखा जाए तो तीनों मैचेस में हमें हर तरह की वैरायटी मिल गई। पाकिस्तान पहले खेलते हुए जीता, पाकिस्तान चेस करते हुए जीता। सो दीज आर ऑल गुड साइंस। और सीरीज़ में आगे क्या होने जा रहा है उस पर बात करेंगे आज के शो में, और मज़ीद भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हम कवर करेंगे। वेलकम करते हैं शो पे और मूव करते हैं व्हाट्सअप सेगमेंट की तरफ। बिल्कुल जी। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में ऑब्वियसली सबसे पहली अपडेट होगी ही पहले ओडीआई के हवाले से। तो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा वनडे 26 रन से जीतकर 12 साल बाद कीवीज के खिलाफ वनडे सीरीज जीत ली। कौमी टीम ने 6 विकेटों पर 287 रन बनाए। इमाम उल हक ने 90 रन की इनिंग खेली। हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की टीम 261 रन पर ढेर हो गई। नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद वसीम जूनियर ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। अगली खबर भी क्रिकेट के हवाले से है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड से सीरीज़ जीत गया है। दीगर 2 मैचेस में नए खिलाड़ियों को मौका देने की बातें हो रही हैं, लेकिन कौमी टीम के ओपनर इमाम उल हक से जब बात की गई तो वो कहते हैं कि तब्दीलियां नहीं होनी चाहिए और उनके मुताबिक वर्ल्ड कप करीब है, हमारे पास तजुर्बात करने का वक्त नहीं है। सलमान आगा, मोहम्मद नवाज़ और शादाब खान को एतमाद देने की ज़रूरत है और इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद हारिस की फ़िलहाल टीम में कोई ज़रूरत नहीं बनती। बिल्कुल जी, इस पे और डिटेल में भी बात करेंगे जब लाला हमें आज ज्वाइन कर लेंगे। मूविंग ऑन फर्दर और अगली खबर की तरफ चलते हैं। पाबंदी क्यों लगाई? लायनल मेसी पीएसजी से राहें जुदा करते हुए लग रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पाबंदी लगाई गई थी उन पे। एंड क्यों लगाई गई? सो यस, लायनल मेसी की सऊदी क्लब के साथ मुआहदे के हवाले से बातचीत जारी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सऊदी क्लब ने मेसी को सालाना 32 करोड़ डॉलर्स यानी तकरीबन 96 अरब पाकिस्तानी रुपए की पेशकश कर दी है। और अगर ये मुआहदा जो है वो हो जाता है तो खेलों की तारीख का सबसे महंगा मुआहदा होगा। फ्रेंच क्लब पीएसजी से मेसी का मुआहदा अगले माह खत्म हो रहा है। तो फुटबॉल में ऐसे बड़े बड़े नंबर्स ही होते हैं जो हमें हिला देते हैं थोड़ी देर के लिए। अगली खबर भी फुटबॉल के हवाले से है। मैनचेस्टर सिटी की इंग्लिश प्रीमियर लीग पर बादशाहत बरकरार है। वेस्ट हैम यूनाइटेड को 3-0 से हराकर टेबल पर पहली पोजीशन हासिल कर ली है उन्होंने। अर्लिंग हालैंड सीज़न में सबसे ज़्यादा 35 गोल करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। लिवरपूल ने फुलहम को शिकस्त देकर मोहम्मद सलाह की पेनल्टी पर गोल किया। बिल्कुल जी। सो दिस वाज इट व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। यहाँ पे होता है व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स का इख्तिताम एंड अब डिस्कशन का आगाज करते हैं। इट वाज दी थर्ड ओडीआई पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जो पाकिस्तान ने अपने नाम किया। सो सीरीज हमने अपने नाम कर ली है। अब अगला हदफ जो कि शुरू में टीम की तरफ से जो आवाज़ें आई थी कि हदफ हमारा ये है कि हम पहली फर्स्ट रैंक टीम बनेंगे। सो लाला को खुशामदीद कहते हैं। शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सो लाला, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम सवेरा, अस्सलाम वालेकुम फैसल। उम्मीद है दोनों खैरियत से होंगे आप लोग। बहुत बहुत मुबारक हो लाला भाई, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। आप लोगों को भी मुबारक हो जी, जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, वेल डन बॉयज। तो फिर 5-0 लोडिंग? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। मैंने प्रोग्राम में जब सीरीज शुरू हो रही थी आपने जब मुझसे पूछा तो मैंने कहा 5-0 ही होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से टीम खेल रही है, सिर्फ एक ही प्लेयर की जिम्मेदारियां नहीं, अगर वो प्लेयर नहीं भी रन करता तो आपके पास दूसरे प्लेयर्स हैं। तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी है। जब इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस होती हैं प्लेयर्स की तरफ से तो टीम की परफॉर्मेंस खुद ही सामने आ जाती है। तो माशाल्लाह तीनों जीते हैं, बहुत बहुत मुबारक। जिस तरह सवेरा आपने कहा कि 12 साल बाद सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड। एंड देन सवेरा मैं समझता हूँ कि ये 2 मैचेस, आई नो कि यहाँ से आप नंबर 1 भी बनते हो, वर्ल्ड नंबर 1 भी बनते हैं आप, लेकिन हम हमेशा बात भी करते हैं कि सीरीज जब आप जीत जाते हो तो आपको नए लड़कों को भी जो है वो मौका देना चाहिए। लाला, मुझे बिल्कुल याद है आप जब शो पे थे आपने कहा था 3 मैचेस जीतो और उसके बाद नए यंगस्टर्स को चांस दो, बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई करो। लेकिन हमने आज इमाम उल हक को कहते हुए सुना कि हमें मजीद एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए और हमें जो हमारी साइड चल रही है उसी के साथ स्टिक करना चाहिए। अगर आप इजाज़त दें तो हम वो शॉट भी सुन लेते हैं कि इमाम उल हक ने एग्जैक्टली क्या कहा है, फिर आपसे उस पर पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं।
जी बताऊँ तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है एक्सपेरिमेंट करने का। और आगा, नवाज, शदाब मेरे ख्याल से इनफ पावर हिटिंग है। इट्स जस्ट कि उनको जो है आपको कॉन्फिडेंस देना है। और क्योंकि समटाइम्स बहुत मुश्किल होता है 5वें 6ठे नंबर पे आके 6-7 ओवर्स रह गए, क्योंकि आप बेशक उनके स्टैट्स में जिस तरह मेरी बाबर फ़खर के स्टैट्स आए वैसे उनके ना आए, क्योंकि 5 से 6 ओवर उनको खेलने को मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं लड़कों को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। बिल्कुल हैरी को और इफ्ती भाई को जो है बिल्कुल मौका देते। अगर मुझे ऐसा लगता है, बाबर कुछ अलग सोच रहा हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैचेस बिल्कुल नहीं है, 2 मैचेस है। जितनी आपकी बेल्ट में मुझे ऐसा लगता है बड़े टूर्नामेंट में कॉन्फिडेंस से जाएंगे तो आपके जो मेन प्लेयर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। सो शायद भाई इमाम उल हक कहते हैं कि इफ्तिखार अहमद और हारिस की फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए, हर एक बंदे की अपनी अपनी एक राय है और हर एक बंदा राय रखता है। मैं ये समझता हूँ, देखें, क्योंकि आपके पास ये 15-16 लड़के हैं, इसमें अगर आप ने ट्रायल जो वर्ल्ड कप जिस तरह कह रहे हैं कि टाइम नहीं है, मेरे ख्याल में टाइम भी है। और दूसरा ये कि आपके पास 2 मैचेस हैं, आप एक आधा बैट्समैन अगर इफ्तिखार लें तो इफ्तिखार को आप ट्राई कर सकते हैं। आप रिजवान को 4थे नंबर पे करा के इफ्तिखार को 5वें नंबर पे लेके आ सकते हैं। जो रिजवान का एक था कि मैं ऊपर खेलना चाहता हूं, तो व्हाई नॉट, उसको भी चांस मिल सकता है। तो ट्राई तो करना है ना। हम ये तो नहीं कह रहे कि एक लड़के को बिठा के 16 लड़कों के बाहर से कोई लड़का लेके आ जाओ 20-22 लड़कों में से, तो वो तो चेंज नहीं है। ये तो आपको करने पड़ेंगे, आपको एक कॉम्बिनेशन मिलेगा, आपको चॉइसेस मिल जाएंगी, आपके सामने होंगी। तो मेरे ख्याल में डिपेंड करता है कि कप्तान और कोच क्या सोच रहा है इस चीज को। लेकिन जहां तक मेरा सवाल का जवाब का ताल्लुक है वो यही है। हाँ, क्योंकि हमें इस बात के लिए बिल्कुल तैयार होना पड़ेगा कि एट द एंड ऑफ द डे इंसान है ना, कभी कोई गॉड फॉरबिड इस बड़े इवेंट में अगर कोई इंजरी होती है तो हमारे पास बैकअप पे जो है वो तैयार होना चाहिए खिलाड़ी के फ्रॉम द वर्ड गो परफॉर्म कर सके। बट लाला, कल आपको लगता है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई फ़खर जमान का जल्दी आउट होना, सो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकियों पे आए एंड इमाम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी बाखूबी निभाई? देखिए, यही तो वो वजह है सवेरे जो मैं कह रहा था कि जरूरी नहीं है कि फ़खर ही हर मैच में आके रन करता रहे, ऐसा नहीं होता। जैसे फ़खर ने नहीं किया, इमाम साथ में स्टैंड दिए, उसने माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त, बहुत सेंसिबल इनिंग खेली है उसने जिम्मेदारियां ली हैं बाबर के साथ मिलके। फिर अंदर बाबर की इनिंग हो गई एज यूजुअल, माशाल्लाह से बहुत आला खेला है। इसी तरह रिजवान की छोटी इनिंग लेकिन जबरदस्त इनिंग खेली है। तो ये वो टीम है कि आपको जहां टीम की रिक्वायरमेंट है, जिस प्लेयर की रिक्वायरमेंट आ जाती है, कभी कभी सिचुएशन ऐसे आ जाती है कि ज्यादा जिम्मेदारियां आ जाती है प्लेयर्स के ऊपर, तो वो उसको इतने केपेबल हैं हमारे लड़के कि उन जिम्मेदारियों को जो है वो निभा सकते हैं और अपनी टीम को मुश्किल हालात में से निकाल सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम एक मैं समझता हूँ कि काफी पॉजिटिव मुझे नजर आ रहा है। अल्लाह ताला इनकी यूनिटी को, जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टीमों के अंदर, यूनिटी को इसी तरह कायम दायम रखे। मेरे ख्याल में जब आप यूनिटी के साथ और एक अच्छी नीयत से खेल रहे होते हैं तो गोल्स, जो भी गोल्स होते हैं वो अचीव करना ईजी हो जाते हैं। बिल्कुल लाला, पाकिस्तानी टीम को लेके थोड़ा सा ये होता है कि हम टारगेट सेट करने के लिए मुश्किल होता है। टारगेट चेस करना भी वैसे जनरली मुश्किल होता है पाकिस्तान के लिए, लेकिन टारगेट सेट करना मुश्किल होता है। जैसे हमने T20 में भी देखा था, आखिरी T20 में हम सोच रहे थे कि 190 काफ़ी होंगे। कल के मैच में भी जब न्यूजीलैंड अच्छा खेल रहा था, जब ओपनर आउट नहीं हो रहे थे, तो कमेंटेटर्स बार बार कह रहे थे कि पाकिस्तान इज़ नॉट गुड इन सेटिंग टारगेट्स। लेकिन उसके बाद अच्छी फील्डिंग हुई, फील्डिंग पे आपसे सेपरेटली भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन फील्डिंग अच्छी हुई, उसके बाद हमने विकेटें ली और वी केम बैक इन द मैच। आपको लगता है अभी भी जिस तरह हमने 40 से 50 या 35 से 50 ओवर लास्ट 15 या 10 ओवर खेले, उसमें रन ज़्यादा होने चाहिए थे? डू यू थिंक हमें 300 प्लस करना चाहिए था? बिकॉज हम 30वें ओवर पे 150 प्लस खड़े हुए थे, तो वी शुड हैव डबल्ड दिस टोटल बाय 50th ओवर। सो आपको लगता है कि यहाँ थोड़ा काम करने की ज़रूरत है? देखिए, फैसल होता है कि आप ज़रूरी नहीं है कि 50 के 50 ओवर आप गेम के अंदर इन हो, ऐसा नहीं होता। दूसरी टीमें भी खेलने आई हुई होती हैं, वो भी एफर्ट कर रही होती है। तो मेरे ख्याल में इस तरह के सेशंस आ जाते हैं, इस तरह के मिडिल के ओवर आ जाते हैं जहां आप बहुत अच्छा हो रहे होते हो। कहीं ऐसे सेशन आ जाएंगे कि बैक टू बैक विकेटें गिर जाएंगी, फिर जिम्मेदारी बढ़ जाती है बैट्समैन के ऊपर कि टाइम ले थोड़ा सा। तो मेरे ख्याल में आई नो कि हम बात कर भी रहे थे कि न्यूजीलैंड की वो टीम नहीं है जो चार, उनके कप्तान ने भी मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कोच ने मेंशन किया कि हमने अपने सीनियर्स को मिस किया। तो देखिए, उन्होंने भी मिस किया, लेकिन उसके बावजूद अगर उनके सीनियर्स नहीं थे और इस टीम के साथ मेरे ख्याल में अच्छी फाइट की है उन्होंने, कोई ऐसा नहीं है कि फाइट नहीं की, उन्होंने जान लगाई है। अच्छे हैं तो टीम में खेल रहे हैं न्यूजीलैंड की, वो बिल्कुल जान, बिल्कुल भरपूर जान लगाई है। और थोड़ी देर के लिए तो कल एक जब मकॉन्की जो हैं वो सेटल हो गए थे तो एक धचका ज़रूर लग रहा था। लाला, एक कंसर्न जो कि हमें मुसलसल दिख रहा है, क्योंकि ये अभी न्यूजीलैंड की मेन टीम नहीं है, इसलिए हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि जब कोई मेन स्ट्रॉन्गर टीम हमारे सामने आएगी तो वो हमें वापस उससे निकलने नहीं देगी। हम
जहां पार्टनरशिप सेट हो जाती है उसको तोड़ नहीं पा रहे हैं। मकॉन्की जिस तरह कल सेट हुए, अगर एक अच्छा बल्लेबाज उनके साथ होता तो यह मैच हमारे हाथ से निकल सकता था। देखिए सवेरा, जो अब बॉलर्स हैं, अब इन पिचेस के ऊपर ना फास्ट बॉलरों से बहुत ज्यादा नए बॉल से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे आपको इंतजार होता है कि कहीं थोड़ा सा रिवर्स मिलना शुरू हो जाए। जब इसी तरह जब फास्ट बॉलर्स अगर ऊपर से आपको एक दो भी आउट करते हैं, एंड देन फिर जो स्पिनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कल मैं समझता हूँ कि बॉडी लैंग्वेज शदाब की इतनी अच्छी लग रही थी मुझे, इतनी अच्छी तरीके से, इतनी जान से वो लड़का बॉल कर रहा था कि उसको फिक्र हो गई। देखिए वही चीज है कि आपकी बेंच स्ट्रांग हो, उसको बिठाया, उसामा को खिलाया, फिर शादाब को खिलाया, तो शादाब की बॉडी में मुझे वो फर्क नजर आया। इसी तरह जिम्मेदारियां बनती हैं, फिर मिडिल के जो ओवर्स हैं उन बॉलर्स के ऊपर जिम्मेदारियां बनती हैं। तो ओवरऑल अगर टीम का कॉम्बिनेशन देखें तो इस वक्त अगर न्यूजीलैंड की पूरी टीम भी आई हुई होती ना, तो मेरे ख्याल में हमारी टीम जो है वो हर लिहाज से बैलेंस्ड है। इसके अंदर कोई एक्सक्यूज ना होना चाहिए ना देना चाहिए। तो आई थिंक ये आपके बेस्ट 15-16 लड़के हैं जिन्हें वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया जा रहा है। इनसे हाँ ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि कुछ प्लेयर नए हैं तो वो टीम कॉम्बिनेशन बनाने में हल्का सा ज्यादा नहीं थोड़ा सा वक्त लगेगा, जिसको ये मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप से पहले मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम बन के वर्ल्ड कप में जाएगी इंशाल्लाह। लाला, आपने शो पे एक दिन बात की थी कि फील्डिंग पे हमें काम करना है और फील्डिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए। फील्डिंग विल मेक अ डिफरेंस इन बिगर टूर्नामेंट्स। और कल शायद मैंने अपने करियर में पहली बार सुना है किसी कमेंटेटर को कहते हुए कि न्यूजीलैंड से अच्छी फील्डिंग की है हमने। कल कोई 30th ओवर में जब कंपैरिजन हो रहा था कि हमारी हर जो थ्रो है वो स्टंप्स पे लग रही थी, हमने 2 रनआउट्स भी किए, 3 रनआउट्स की ओवरऑल। हमने एक आध रनआउट मिस किया, एक कैच छूटा, एक फखर ने अटेम्प्ट नहीं किया, बट ओवरऑल द फील्डिंग वाज इवन बेटर देन न्यूजीलैंड। सो आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच शोज कि टीम जेल भी अच्छा कर रही है और टीम काम भी अच्छा कर रही है। देखिए, आप अगर फील्डिंग कर रही हो ना टीम, तो टीम की फील्डिंग से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लड़के किस मकसद से ग्राउंड में उतरे हैं। वही टीमों का पता चलता है। टीम नजर ही वही आती है, बैटिंग और बॉलिंग में कम नजर आती है, लेकिन असल फील्डिंग के अंदर 11 के 11 लड़के या 16 के 16 लड़के जो बाहर बैठे होते हैं वो भी इन्वॉल्व इतने ज्यादा होते हैं इसके अंदर। तो फील्डिंग वो एरिया है जिसपे आप 60-70% मैचेस जीतते ही फील्डिंग पे हो। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, रन आउट की या कैच की, आप गेम चेंज कर देते हो उससे या दूसरी टीम को प्रेशराइज कर देते हैं। तो अच्छी फील्डिंग का होना मेरे ख्याल में अभी तक तो इस मैच के अलावा बाकी तो फील्डिंग ऐसे नजर नहीं आ रही थी इवन कि दोनों टीमों से, वरना न्यूजीलैंड तो बहुत मशहूर है फील्डिंग में खासतौर पर। 101% लाला, फील्डिंग मेरा ख्याल से कल का मैच पाकिस्तान जीता है तो फील्डिंग से जीता है, बिकॉज जो बंडल का रन आउट था, अगर वो रन आउट नहीं होता तो जिस तेजी से वो रन्स बना रहे थे ये टारगेट बहुत छोटा लगने लगता। बट मोहम्मद वसीम ने जो थ्रो किया सवेरा, थ्रो बड़ा तगड़ा फील्डर है, उसके हाथ में बड़ी जान है माशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त थ्रो। मतलब डायरेक्ट हिट्स का जो मजा होता है ना, जो उसका एड्रेनलिन रश होता है, मुझे लगता है किसी चीज का नहीं होता। बट लाला, 2 दिन आप कह रहे हैं ना डिफरेंस कैसे दिखा, 2 पिछले ओडीआईज के बाद इस ओडीआई में 2 दिन दोनों उसमें फील्ड में लड़कों ने बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस कम की है, फील्डिंग ड्रिल सबसे ज्यादा हुई है। इमाम ने ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि इस तपती हुई गर्मी में हमने बहुत फील्डिंग ड्रिल्स की, जिसका फायदा हुआ है ना। अच्छी बात है, उसका रिजल्ट आया है सवेरा, फील्डिंग का रिजल्ट आया है। देखिए, बात लंबे सेशंस की नहीं है, बात यह है कि आप क्वालिटी वर्क जो होता है कि स्मार्ट एक स्मार्ट कह सकते हैं कि स्मार्ट मूव होती है कि आप कम काम को छोटे काम, ज्यादा काम को छोटे काम में कितने अच्छे तरीके से करते हो। तो जो ड्रिल्स वगैरह की होंगी इन्होंने, तो मेरे ख्याल में अगर हिटिंग की ज्यादा ड्रिल्स की है तो आप देख लें कि स्टंप्स को बॉल लग रहा है, तो जिस तरह की प्रैक्टिस करोगे उस तरह आप डिलीवर करते हो फिर मैच में। लाला, एक चीज मैं जरूर पूछना चाहूंगी, पाकिस्तान जो है वो ये सीरीज अगर 5-0 जीतता है इंशाल्लाह तो हम नंबर 1 हो जाते हैं, और ये फॉर्मेट जो है इसमें बाबर आजम एज अ कैप्टन सबसे अच्छा लगता है बाकी फॉर्मेट्स के मुकाबले में। ओडीआई सूट करता है बाबर को, कप्तानी भी आपको बहुत अच्छी लग रही है, ओडीआई के फॉर्मेट की बात करें, वो डिसीजंस भी इस तरह स्विफ्ट ले रहे हैं। बट नंबर 1 होने के बाद अभी भी आपको क्या कुछ थोड़ी ट्वीकिंग लगती है जो और थोड़ा सा इनहैंस कर देगी बाबर की परफॉर्मेंस को एज अ कैप्टन? देखिए सवेरा, मेरे ख्याल में बाबर की अगर ओवरऑल वनडे की परफॉर्मेंसेस देखें तो इस वक्त मेरे ख्याल में वो टॉप पे चल रहा है। और उसकी अपनी परफॉर्मेंस और टीम की परफॉर्मेंस जो है ना, ये नहीं है कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं और टीम जीत रही है, उसकी परफॉर्मेंस से टीम हार रही है। माशाल्लाह से उसकी परफॉर्मेंस भी और टीम भी जीत रही है। तो इसका मतलब है कि कप्तानी बेहतर हो रही है या बेहतर कर रहा है, उसको जो डिसीजंस हैं वो ले रहा है।
डबल माइंडेड नहीं हो रहा, पीछे से सपोर्ट भी मिल रही है उसको। तो मेरे ख्याल में ये, अगर आप बैटिंग ऑर्डर की हम बात करें, कभी बार आपने देखा हो इस सीरीज में, आपने सवेरा देखा होगा, इसलिए जो बैट्समैनों को, जो हम बात करते थे कि बैट्समैनों को मौका दो, शादाब को आप अचानक से ऊपर ना भेजो, ठीक है ना, तो आपने सारे बैट्समैनों को मौका दिया है। तो ये वो सारी चीजें हैं। जैसे T20 की अगर बात करें, अगर शाहीन से नया बॉल कर रहा है तो शाहीन के साथ इमाद वसीम को 1 ओवर के बाद ले आया, तो ये वो डिसीजन है जिससे लग रहा है कि यार वो इम्प्रूव करना चाह रहा है वो लड़का, और खास तौर पे उसको सपोर्ट मिल रही है पीछे से मैनेजमेंट की तरफ से उसके डिसीजंस या उसकी कैप्टनसी को लेके। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है, और मैं समझता हूँ इसी चीज, अल्लाह करे नंबर 1 हो जाए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। बाबर आजम को एज अ कैप्टन, जाहिर बात है, कहेगा कि मेरी कप्तानी में पहले नंबर पे पाकिस्तान टीम आई है। तो ये वो चीजें हैं जो एक कप्तान के गोल्स, उसकी अचीवमेंट्स लीडर की होनी चाहिए, तो और उस हिसाब से अपनी टीम को लेके चले। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अगले 2 मैचेस जीतेगा और हम नंबर 1 साइड बनेंगे। लाला के साथ हमारी कॉन्वर्सेशन जारी रहेगी, लेकिन यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करता है। वेलकम बैक ऑन गेम सेट मैच। हमारे साथ थे शाहिद खान अफरीदी। हमने उनसे जितने क्वेश्चन कर सकते थे वो बम्बार्टमेंट हमने कर ली। सो अब इतने सवाल हो गए कि उन्होंने कहा कि अब आप खुद एक्सपर्ट भी बने। सो समीरा, मैं जो शाहिद साहब से अगला सवाल करने वाला था वो ये था कि उन्होंने शादाब की तारीफ की कि शादाब जो है उन्होंने रेस्ट किया, ही केम बैक स्ट्रॉन्ग, और शादाब क्योंकि लेग स्पिनर हैं तो शायद अफरीदी रिलेट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो दिखा कि वो ही इज फ्रेश और वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और लाला वापस आ गए, तो आप लाला वापस आ गए सकते हैं। जी शाहिद साहब वापस आ गए आप, थैंक यू सो मच। जी 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 शायद मेरा अगला सवाल ये था, आपने जैसे शादाब की तारीफ की कि वो अच्छा रिदम में लगे, अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने अच्छी फील्डिंग की। सिमिलरली हमने कल देखा कि शाहीन शाह अफरीदी की भी डेथ ओवर्स में थोड़ा सा वो क्रिटिसाइज हो रहे थे कि उस तरह नहीं परफॉर्म कर पा रहे, लेकिन कल हमने देखा कि 2 शानदार विकेटें ली उन्होंने और कंटेन किया न्यूजीलैंड को, रन्स इतने ईजिली नहीं जा रहे थे। सो डू यू थिंक ही इज़ ऑल्सो फुली बैक एज अ कंप्लीट पैकेज? देखें, शाहीन को पता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, शाहीन को पता है कि वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंसेस की वजह से ही टीम में रहेगा और उसकी परफॉर्मेंस टीम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये उसको अच्छी तरह पता है। अगर नहीं पता तो पता होना चाहिए उसको। तो मेरे ख्याल में जिस तरह हम ऑलरेडी, उसने लास्ट जो ओवर किए वाकई काफ़ी बेहतर बॉलिंग की है बनिस्बत पहले के। जिस तरह हमने कहा था कि यहाँ पे जो है वो हर पिच पे आउट करने नहीं जाते, यहाँ ऐसी पिचों के ऊपर आपको अपनी लाइन और लेंथ का खास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बैट्समैन आपको मौका नहीं देता, पिचेस बहुत अच्छी हैं, तो जिसकी वजह से आपकी बॉलिंग के अंदर वेरिएशन, यॉर्कर्स, स्लो वन, स्लो बाउंसर्स, इसका खास ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बॉल जो है वो ग्रिप लेता है, बॉल होता है। तो मेरे ख्याल में जितना आप इस चीज को जल्द से जल्द सीखोगे, आप उतना ही बेहतर परफॉर्म करते रहोगे। लाला, बट एक कंसर्न, शाहीन की स्पीड, कल जो सबसे फास्टेस्ट डिलीवरी शाहीन ने की है, दैट वाज 137। क्या वो परेशान है इस हवाले से? और देखिए, इनको मैंने आज ये जितनी भी टीम है पाकिस्तान, आधी टीम को आज मैंने घर पे बुलाया खाने पे, और इनको मैं खिला रहा हूँ दुम्बे गोश्त और उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी लाज रखेंगे और गोश्त अच्छी तरह खा के ये कल और तगड़े नजर आएंगे। तो मैं बाकी बहन से पूछता हूँ कि भाई तुम लोगों की स्पीडों में क्या हो रहा है, कहाँ जा रही है स्पीडें तुम लोगों की? चलिए, बिल्कुल, यानी कल जब हमें तेज तरार फास्ट बॉलिंग करते हुए दिखे हमारे फास्ट बॉलर्स, तो सबको पता होना चाहिए ये सारा जो है वो दुम्बों का दम है। इनको मेरे दुम्बे जो है ना, इनको राज आ गया। अगर इन्होंने मेरी इज्जत नहीं रखी, कल मेरा भी प्लान है मैच जाके देखने का, तो अगर इन्होंने मेरी लाज नहीं रखी ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको दोबारा अपने घर का नमक खिलाऊंगा। तो हम हो सकता है कल शाहिद भाई को जो है वो नेशनल स्टेडियम से लाइव ले रहे होंगे शो पे। यू नेवर नो, बट ठीक है लाला, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच लाला, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो मतलब ये कि ऑब्वियसली देखें, एक कंसर्न तो है कि अगर फास्ट बॉलर की स्पीड उतनी ना हो, और जिस तरह शाहीन की बात की है, कल भी हमने ये नोटिस किया, शाहीन का पहला स्पेल वाज नॉट दैट इफेक्टिव, शाहीन का सेकंड स्पेल वाज नॉट दैट इफेक्टिव, मगर शाहीन का जो तीसरा स्पेल था दैट वाज स्पॉट ऑन। इसका मतलब ये कि या तो वो टाइम ले रहे हैं वार्म अप होने में, जिसको हम अक्सर वो कहते हैं कि जी टाइम अभी है, उस तरह नहीं, वरना शाहीन सवेरा मुझे लगता है कि जिस तरह शाहिद अफरीदी ने कहा कि वो हो सकता है कि इंटेंशनली ज़्यादा पेस ना कर रहे हों, और जिस तरह शाहिद कह रहे थे कि इन पिचेस पे आपको वेरिएशंस पे और अपने लेंथ पे उन पे काम करना है। सो हो सकता है कि वो कंट्रोल्ड बॉलिंग के लिए अपने पेस की तरफ ज़्यादा ना जा रहे हैं, बिकॉज हमने शुरू में देखा है कि जब वो पेस मारने की ज़्यादा कोशिश करते हैं तो PSL में भी हम देख रहे थे उनकी लेफ्ट हैंडर को लेग साइड पे वाइड्स हो रही थी,
सो प्रॉब्ली हो सकता है दैट्स नॉट व्हाट शाहीन इज। शाहीन तो तेज पेस के साथ, ही नोज हिज कंट्रोल, ही हैज बीन डूइंग इट सिंस प्रीटी लॉन्ग नाउ। मतलब टीम पाकिस्तान के पहला ओवर शाहीन को फेस करना, मैंने इतने सारे बैटर्स से पूछा है फैसल के पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हुए सबसे बड़ा क्या मसला होता है आपको। सारे बैटर्स ने ये कहा है कि पहला जो ओवर होता है ना शाहीन का फेस करना, इट इज़ लाइक ही इज़ ब्रीदिंग फायर। स्पेशली हम T20 फॉर्मेट पे ज़्यादा उस हवाले से बात हो रही है। एक बॉलर क्या वार्म अप करके उतरता होगा कि पहले ओवर में इतना लीथल दिखता है वो। एग्जैक्टली तो ये बहुत ज़रूरी है। बट टॉकिंग अबाउट नसीम शाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि नहीं विकेट के कॉलम में बहुत सारी विकेटें हों तो ही अच्छी, नहीं, इकोनॉमिकल होना भी किसी के लिए ज़रूरी है। एंड नसीम शाह इज बॉलिंग ब्रिलियंट। एब्सोल्युटली, जिस लेंथ पे जिस एक्यूरेसी के साथ उन्होंने बॉलिंग की है, और हमें T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में हम शायद सोच रहे थे कि ये पिच ऐसी है कि जहाँ जो सूट करी है नसीम शाह को, लेकिन हम देख रहे हैं कि उस तरह की बॉलिंग उन्होंने बाद में भी दिखाई है हमें, और स्पेशली T20 सीरीज में भी, अब ODI में भी वो इस तरह की बॉलिंग करें, व्हिच इज वेरी नाइस टू सी। नहीं, एंड स्पेशली देखिए कल जो कराची की पिच थी वो तो स्लो थी पिच, मगर जिस तरह नसीम ने जहां एक बैटिंग पैराडाइज था पिंडी, वहां पे जिस तरह कंटेन किया, दैट वाज कमेंडेबल। नो डाउट, एब्सोल्युटली। वी हैव समथिंग टू शो ऑन नसीम शाह, शुड वी शो इट टू आवर व्यूअर्स, और फिर उसके बाद बात करते हैं। शेन बॉर्न, मैंने देखा था, उसकी बॉलिंग मुझे अच्छी लगी थी और मैंने उसका एक्शन कॉपी करने की कोशिश की थी। वैसे जैसे टेप बॉल वगैरह में नहीं करते, आप उसकी तरह बॉल करना, ये किया था। क्या बात है, न्यूजीलैंड के खिलाफ ही शेन बॉर्न वाली जो है वो स्ट्रैटेजी अपना के। एंड यस, ये नसीम ने आपको इंटरव्यू का चंक भी दिखा जो ईद में हमारी डिस्कशन हुई थी नसीम शाह से, कि ही इज़ इंस्पायर्ड बाय शेन बॉर्न, और वो बड़ी कोशिश करते हैं कि उस तरह उस लेवल पे बॉलिंग कर सकें, बिकॉज अपने ज़माने के क्या। वैसे ये यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़ी लर्निंग है। इफ यू फॉलो समबडी, दिस इज हाउ यू शुड फॉलो समबडी। बिल्कुल, उन्होंने टच दैट मार्क देन। एब्सोल्युटली। सो जो यंगस्टर्स देख रहे हैं, एक तो नसीम शाह ने वाकई ऐसी बॉलिंग की है कि यंगस्टर्स शुड लर्न फ्रॉम इट। It's not just about pace, it's about your control, it's about how you follow the senior bowlers। उन्होंने नसीम शाह ने, और आपसे कमिट किया था उन्होंने कि उनको फॉलो करता हूँ, तो उन्होंने प्रूव करके दिया कि भैया मैं ये कर सकता हूँ। बट और नहीं, वो कहते हैं ना कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजली, यानी शेन बॉर्न से इंस्पायर होके नसीम शाह न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही उस तरह की बॉलिंग अप्लाई कर रहे हैं। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा एक वो, मगर एक सबसे बड़ा मसला फैसल, जो अभी इस वक्त हमारी ODI की टीम बहुत अच्छी है, अगर हम थोड़ी सी ट्वीकिंग इस टीम में कर लें, जिस तरह फील्डिंग की ट्वीकिंग हुई और आपको फ़र्क दिखा, साफ वाजे हुआ वो फ़र्क, नो डाउट, तो हम वर्ल्ड कप में जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि टॉप 4 टीम में ना हो, मगर वो ट्वीकिंग सबसे इम्पोर्टेंट नंबर 4 अब्दुल्ला शफीक को हम इस वक्त नंबर 4 पे खिला रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक जिनकी लिस्ट ए की एवरेज सिर्फ 14 की है, उस पे जो है हम मुसलसल परसिस्टेंटली अब्दुल्ला शफीक को खिला रहे हैं, ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। डू यू थिंक दैट वुड बी अ वेरी बिग कंसर्न? मुझे लग रहा है, और सऊद शकील की आपने बारहा बात की है कि वो आपके अच्छा परफॉर्म करें डोमेस्टिक सर्किट में भी, और वो वेट कर रहे थे कि उनका नंबर आए, लेकिन आई डोंट नो क्यों हमने उसको टीम में नहीं लिया है। लेकिन वी नीड टू एड्रेस दिस। और अगर आप अब्दुल्ला शफीक की बात करें, कल वो इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं दिखे टीम में। आप देखें आखिर में उन्होंने एक कैच भी ड्रॉप किया था, विच कुड हैव प्रूव्ड वेरी कॉस्टली। और सो वो जब एक प्लेयर पूरा कॉन्फिडेंस में होता है, बैटिंग में अच्छा कर रहा होता है, तो उसका कॉन्फिडेंस दिखता है फील्ड पर भी। सो आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट, वी नीड टू एड्रेस इट। बट लेकिन जो प्लेयर्स में हमारे कॉन्फिडेंस आ गया है, जिस तरह इमामुल हक कह रहे हैं, प्रॉब्ली इफ दिस इज कमिंग फ्रॉम द कैप्टन इज वेल, तो हम आई थिंक सऊद शकील को शायद नहीं देख सकेंगे। मेरे ख्याल से इमाम मेड इट प्रीटी क्लियर कि नहीं जी ये मेरी राय है, क्योंकि अक्सर होता यही है कि इमाम जब भी कोई राय देते हैं ना, उसको कनेक्ट कर दिया जाता है बाबर से कि हाँ ये तो पक्के दोस्त है, आपस में बात तो करते होंगे तो इमाम, बट इमाम ने पर्टिकुलरली कहा कि ये मेरी राय है, मे बी दैट्स नॉट व्हाट द थिंक टैंक इज थिंकिंग। एंड देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पूरी मैनेजमेंट इस वक्त चेंज हुई भी है। नाउ मिकी आर्थर इज सिटिंग अफार, मतलब ठीक है, जूम के थ्रू ही कनेक्टेड होंगे या व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्टेड होंगे, बट बहुत सारी बातें उनकी भी मानी जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सिंगल हैंडेडली, बिकॉज अभी रिसेंटली राशिद लतीफ़ साहब ने जो एक बहुत भारी भरकम स्टेटमेंट दिया कि अगर बाबर की मर्जी से नहीं बन रही है 11 तो बाबर अभी भी छोड़ सकते हैं, इस वक्त छोड़ दें कैप्टन। So that is a concern if Rashid Latif is saying that. क्योंकि कप्तान को टीम को लड़ाना होता है, तो उसकी पसंद की टीम होना जरूरी है। और जैसे बट टीम मैनेजमेंट का भी तो रोल होता है ना। देखिए अगर आप कोचेस की बात करते हैं फैसल, तो कोचेस भी तो जो है वो उस वक्त
सिलेक्शन का हिस्सा हैं और समझ रहे होते हैं किस प्लेयर में क्या कैपेबिलिटी है। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की टीम को आप जब भी अच्छा परफॉर्म करते हुए देखेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि कप्तान बहुत स्ट्रांग होता है या कप्तान अपनी पसंद की साइड लेके जाता है। सो यू हैव टू थिंक लोकली कि हमारी टीम परफॉर्म किस वक्त करती है। अगर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंटरवीन करती है सो प्रॉब्ली राशिद लतीफ़ का जो ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा इस हवाले से होगा कि अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो यू नीड टू हैव टू लिसन टू द कैप्टन एज टू व्हाट टीम ही वांट्स। ये तो जरूरी है ऑब्वियसली, बिकॉज लड़वाना बाबर ने है। बाबर को मुझे लगता है कि एक फ्री फ्लो दे देना चाहिए कि वर्ल्ड कप तक हम आपको छेड़ेंगे नहीं, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट वर्ल्ड कप की जो परफॉर्मेंस होगी बहुत अच्छी हुई तो बहुत अच्छी तालियां आपको मिलेंगी, बहुत अच्छे आपको क्रेडिट्स मिलेंगे। मगर अगर अच्छी नहीं हुई तो एक बंदा पता होगा कि हाँ जी ये रिस्पॉन्स करना है, आप ब्लेम गेम नहीं कर सकते। बट फिर वही बात आ जाती है कि जब हम टीम मैनेजमेंट की बात करते हैं, देखिए हमारे पास साथ पास्ट में होता यही रहा। मिसबाउल हक एंड वकार यूनुस लेफ्ट बट बाबर वाज स्टिल देयर एज द कैप्टन। सकलैन मुश्ताक मोहम्मद यूसुफ लेफ्ट बट बाबर वाज स्टिल देयर एज अ कैप्टन। हिले सिर्फ कोचेस ही, चाहे परफॉर्मेंसेस जबकि अच्छी आ रही थी बट सिर्फ कोचेस हिले। तो कोचेस भी ये सोचते होंगे कि ये बल्ली हम पे आएगी। लेकिन देखें सवेरा, जैसे आपने खुद का परफॉर्मेंसेस आ रही हैं, आप जितने बड़े इवेंट उठा लें, आप हर इवेंट में अच्छी पोजीशन में, इवन इंडिया से आप ऊपर रहे हैं। आप चाहे लेटेस्ट वर्ल्ड कप देखें T20 का, उसमें इंडिया हारा, आप फाइनल तक पहुंचे, वो सेमीफाइनल्स में हारे। सिमिलरली आप उससे पीछे जाएं तो आप एशिया कप में फाइनल खेले श्रीलंका के। अनफॉर्चुनेटली आप ट्रॉफी लिफ्ट नहीं कर सके, लेकिन आप बड़े इवेंट्स में अच्छा खेले। वाई, वही तो मैं कहती हूँ कि वाई हम फाइनल पहुंच रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। वी आर एंडिंग अप सेकंड एट द एंड ऑफ द डे। लॉन्गर टर्म में हम ये नहीं पूछते 92 में कौन जीता था, पाकिस्तान जीता था। 92 में सेकंड कौन आया था, हम ये नहीं पूछते। सही बात। तो पॉइंट यही है कि जीता जो उसकी एक अपनी, हम क्यों नहीं जीत पा रहे, वाई कैन नॉट बी कन्वर्ट। 3 मेजर इवेंट से गुजर के हम एशिया कप में श्रीलंका से ऑन द ट्रॉट 2 दफा हारे, एक लीग का मैच और उसके बाद फिर डायरेक्ट फाइनल जो हुआ वो हारे, फिर उसके बाद हम वर्ल्ड कप में हारे, फिर हम वर्ल्ड कप के फाइनल में हारे। क्यों नहीं हम फाइनल जीत पा रहे? तो ये तो एक तो जैसे आपने बारहा कहा है कि पाकिस्तान जब अंडरडॉग उतरता है तो वो जीतता है, अगर वो फेवरेट होता है तो वो कंप्लेसेंट होता है। एशिया कप की आपने बात की, दोनों मैचेस हारे। हमने फाइनल से पहले वाला मैच हमने एज अ प्रैक्टिस मैच खेला, बिल्कुल उसमें हम आउट हो रहे थे तो हम हंस के वापस जा रहे थे। ड्रेस रिहर्सल थी ना वो तो फाइनल की, व्हिच यू शुड नॉट डू इन द बिगर टूर्नामेंट्स। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द लर्निंग्स दैट वी शुड टेक। लेकिन प्रॉब्ली हमने उसको उस तरह नहीं लिया, हमने उसको गलतियों को दोहराया। बट जब पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं तो तब्दीलियां इधर से उधर हो ही रही हैं, कभी कोई तब्दील हो रहा है तो कभी कोई। मगर क्या इस वक्त है उस हवाले से, सो वो अपडेट जानने के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बंदा हमारे साथ जो है वो मौजूद है, बिकॉज उसकी फाख्ता हर जगह मौजूद होती है। कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद है, काफ़ी दिनों बाद कादिर को मैं देख रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम कादिर एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम सवेरा, फैसल जी। कादिर, क्या खबरें हैं, क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गलियों में, क्या चल रहा है इस वक्त कॉरिडोर्स में? देखिए सवेरा बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है गद्दाफी स्टेडियम, उसमें एक्टिविटीज़ जो है वो अभी फ़िलहाल थोड़ी स्लो हुई हैं, चूँकि टीम जो है वो मैच खेल रही है न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आज जो है वो हम लोगों ने ये खबरें चेक की हैं। डॉक्टर सुहेल सलीम जो कि मेडिकल पैनल के सरबराह थे, चीफ मेडिकल ऑफिसर थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो छोड़ गए थे कोविड की वजह से, और उन्होंने काफ़ी अर्सा जो है वो कौमी टीम के साथ ट्रैवल भी किया। उनके बारे में ये मशहूर था कि वो कौमी टीम के साथ सिर्फ ट्रैवलिंग पर ही रहते हैं, वो मेडिकल पैनल पर तवज्जो नहीं देते, जिस पर जो है वो जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो असल वजह ये आई थी कि कोविड प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी हुई थी, तो अपने ओहदे से दस्तबरदार हो गए थे। फिर उसके बाद डॉक्टर नजीब सुमरू आए थे। डॉक्टर नजीब सुमरू जो है उनके बारे में भी ये कहा जा रहा था, जब शाहीन शाह अफरीदी वाला जो केस हुआ इंजरी का और वो साथ ट्रैवल करवाते रहे, बाद में उनको इंग्लैंड भेजा गया इलाज के लिए, लेकिन अब जो है वो डॉक्टर नजीब सुमरू जो है वो सेफ साइड पर हैं और उन्होंने राम कर लिया तमाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारों को। अलबत्ता डॉक्टर जो है स्हेल के लिए अलहदा से नया ओहदा मुतारिफ करवाया गया है, डायरेक्टर मेडिकल एंड स्पोर्ट्स साइंसेज का। उस हवाले से इश्तिहार भी जारी किया गया है सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स के लिए भी, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए भी। और पहले जो है वो खास तौर पर ये बात थी कि जब इश्तिहार बाद में जारी किया जाता है, पहले मुलाकातें हो जाती हैं, तकर्रियाँ हो जाती हैं, जिस तरह नायला भट्टी की, अमजद भट्टी की, और मुतअद्दिद जो कर्नल आजम हैं उनको भी दुबई से बुलाया गया, वापस ICC के कंसल्टेंट थे सिक्योरिटी के। इस हवाले से तमाम तर चीज़ें जो हैं वो पहले से ही लाइन अप होती हैं। इनकी मुलाकात भी हुई है चंद रोज़ पहले डॉक्टर सुहेल सलीम की चेयरमैन
चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी से और बाकी जो मैनेजमेंट कमेटी के अहदेदारान हैं उनसे भी मीटिंग हुई है। अलबत्ता अब जो मामला है वो ये है कि जो 15 मई तक इनका तमाम तर जो दरख्वास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख है। अलबत्ता डॉक्टर सुहेल सलीम जो है उनका इम्कान है कि उनको बनाया जाने का मजबूत तरीके से उम्मीदवार हैं। वो डायरेक्टर मेडिकल और स्पोर्ट्स साइंसेस के जो ओहदे के लिए इससे कबल जो है वो आप देखिए कि अमजद भट्टी का एक नया ओहदा मुतारिफ करवाया गया है। डायरेक्टर मीडिया समी बर्नी है, समीउल हसन बर्नी साहब जो है वो ICC के पहले डायरेक्टर मीडिया थे। उनके बाद जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एहसान मानी और वसीम खान आए तो उनको भी हायर किया गया। अब वो अपनी ड्यूटियाँ तो निभा रहे हैं डायरेक्टर मीडिया के ओहदे पर, लेकिन साथ ही साथ अमजद भट्टी जो है उनके लिए एक नया ओहदा मुतारिफ करवाया गया, एडवाइज़र टू मीडिया डिपार्टमेंट। तो ये एडवाइज़र टू मीडिया डिपार्टमेंट का नया ओहदा मुतारिफ करवाया गया। उसके बाद PSL कमिश्नर जो है नायला भट्टी, जो डायरेक्टर मार्केटिंग होती थी पुराने दौर में नजम सेठी के साथ, उनका भी अब नया ओहदा मुतारिफ करवाया गया PSL कमिश्नर का। तो ये पुराने चेहरे हैं नए ओहदों के साथ वापस आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। अलबत्ता अभी जो है वो कुछ रोज कादिर, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है, इतनी सारी जो है वो हायरिंग हो रही हैं, मगर वो दिन कब आएगा जब हम बहुत तसल्ली से खुल के PCB चेयरमैन नजम सेठी कहेंगे? क्योंकि अभी तक तो ये सारी चीज़ें, अभी 2 महीने की जो है वो एक्सटेंशन मिल गई है, ये चीज़ें अभी सब जो हैं टेम्प्रेरी हैं, मगर उसमें उन टेम्प्रेरी टाइम फ्रेम में इतनी सारी हायरिंग्स हो रही हैं। तो कब हम एक्सपेक्ट करें कि हम एक्चुअली कुछ अरसे बाद चेयरमैन नजम सेठी कहेंगे, या कब होंगे इलेक्शंस? क्या सिलसिला है पूरा वो? देखें, ये खास तौर पर ये अपने व्यूअर्स को हम आपके अपने जो प्रोग्राम है उसके तवज्जुह से बताएं कि जो नजम सेठी हैं चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी, वो चेयरमैन कब बनेंगे? वो तब बनेंगे जब आपकी अनसर्टेनिटी जो है वो गवर्नमेंट के लिहाज से, जो PDM की गवर्नमेंट है उसकी ख़त्म हो जाएगी। अभी अनसर्टेनिटी गवर्नमेंट में मौजूद है, इसलिए शहबाज शरीफ जो पैटर्न इन चीफ हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उन्होंने ये इनको तोसी दी, 2 माह का वक्त दिया। इलेक्शन अभी नहीं करवाएंगे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आप ये देखें 2 नाम जो है वो पैटर्न की तरफ से जाते हैं और 2 नाम जो है वो आएंगे, एक नजम सेठी का और मुस्तफा रमदे का। तो ये 2 नाम तो आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरा पैनल है, जो ऑपोजिट पैनल है, जो कि पीपल्स पार्टी का पैनल है, ज़का अशरफ जिसके चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, वो भी आजकल एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। और ज़राए हमें ये बताते हैं कि ज़का अशरफ खास तौर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और उन्होंने आसिफ जरदारी से भी मुलाकातें की इस हवाले से कि मेरा नाम भी पुट किया जाए और मैं भी चेयरमैन का उम्मीदवार हूँ। हालांकि इससे पहले भी ये नाम गर्दिश करते रहे हैं और चलवाते रहे हैं, अपने नाम खुद फ्लोट करवाते रहे मार्केट में कि ये ज़का अशरफ जो है वो भी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उम्मीदवार हैं। लेकिन नजम सेठी जो हैं वो पुराने खिलाड़ी हैं और नजम सेठी ने अपनी जो तमाम तर जो बेस है उसको मजबूत कर रखा है। और ख़ास तौर पर अब जो 2 महीने का जो एक्सटेंशन का वक्त है, वो 2 महीने के एक्सटेंशन के वक्त में मुख्तलिफ मुलाकातें भी हुई हैं, नवाज शरीफ से भी टेलीफोनिक राब्ते हुए हैं। उसके साथ साथ जो अब एशिया कप वाला जो मामला है वो असल इनका इम्तिहान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी का। अगर वो उसमें कामयाब होते हैं तो फिर ये कंटिन्यू करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किलात आड़े आएंगी और एशिया कप जो है वो भारत की वजह से मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में होता दिखाई दे रहा। काफ़ी गंभीर मसला है एशिया का, उस पर हमने कंप्लीट डिस्कशन किया था कल के शो में। अब्दुल कादिर, आपसे विमेंस टीम के हवाले से सवाल करेंगे। उसकी मैनेजमेंट में हमने देखा है कुछ चेंजेस हो रही है, नदीम खान स्टेप डाउन हुए हैं, वहाँ से क्या खबरें हैं? अच्छा, नदीम खान का बड़ा इंपॉर्टेंट आपने फैसल सवाल किया है। नदीम खान के बारे में हम बताएं कि नदीम खान जो थे डायरेक्टर अकेडमीज़ और उसके बाद नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर और वुमेन का इनको इजाफी चार्ज दिया गया था, तो उसमें उनको इस वजह से हटाया गया है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए हमें बताते हैं कि उनके खिलाफ करप्शन के केसेस हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ऑडिट डिपार्टमेंट है वो भी और बाकी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारान हैं उनको भी तशवीश का इजहार है और करप्शन के जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और उनके खिलाफ जो इंक्वायरीज है उसका भी आगाज़ हो चुका है। तो आपको आने वाले दिनों में मजीद जो है वो उनके खिलाफ जो है वो सबूत और तमाम तर इंक्वायरियाँ और नजम सेठी भी इस हवाले से बयान देते हुए नजर आएंगे। अलबत्ता आज जो हमने चेक किया वो डायरेक्टर जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर थे नदीम खान, उनको हटा दिया गया, उनको सैक कर दिया गया। उनको पहले से ही, जब पहले इन्होंने ओहदा संभाला था मैनेजमेंट कमेटी ने, उसी वक्त नदीम खान और जुनैद ज़िया को बुलाया गया था खास तौर पर, उनकी काफ़ी सरजनिश की गई थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि नदीम खान जो थे, जब उनसे हमने पूछा भी था कि क्या सूरत हाल है आपके मुस्तकबिल का, क्या आप देखते हैं, तो उनका यही कहना था कि आप मैनेजमेंट कमेटी से पूछें। और वो काफ़ी नाराज़ भी दिखाई दे रहे थे। काफ़ी गुस्से वाली मीटिंग थी जिसमें जो उसके मैनेजमेंट कमेटी के रुकन हैं शकील शेख और नुमान भट्ट,
काफ़ी क्लास ली थी उसमें नदीम खान साहब की, और उसमें हमने ज़राए ने ये बताते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्से का इजहार किया था नुमान भट्ट साहब ने जो नदीम खान के ऊपर, जिस पर नदीम खान काफ़ी नाराज़ दिखाई दिए थे, और नदीम खान ने उसी वक्त ये डिसीजन बना लिया था कि मैं अब कंटिन्यू नहीं करूंगा। ठीक है कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ऑल दीज अपडेट्स। ये म्यूजिकल चेयर्स अभी पाकेट बोर्ड में चलता रहेगा, कब सेटल होंगे सारे और कब, मगर अच्छी बात यह है कि अकाउंटेबिलिटी पे जरूर काम हो रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मगर अब एक और सबसे बड़ा मसला, वो मसला ये था कि कल पहला जो है वो ओडीआई खेला गया, यानी तीसरा ओडीआई सीरीज का, बट कराची में जो है वो पहला ओडीआई खेला गया पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। अच्छा वो था कि सीरीज अपने नाम, मगर उसके बावजूद हमें नेशनल बैंक स्टेडियम में क्राउड नहीं दिखा। खिजर आजम हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और खिजर से जानते हैं, बिकॉज ग्राउंड रियलिटीज़ वही बेहतर ज़्यादा बताएंगे। खिजर, क्यों लोग नहीं आ रहे नेशनल बैंक स्टेडियम? बिकॉज हमें दिख ही नहीं रहे, कोई कराची की आवाम या तो बहुत मसरूफ़ है, क्या वजूहत लगती हैं आपको? बिल्कुल सवेरा, जिस तरह से हम भी ग्राउंड में इन्हीं बातों पर कल डिस्कशन कर रहे थे कि आखिर क्राउड क्यों नहीं आ रहा। देखिए, सबसे पहली वजह तो ये है कि अभी तक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, शायद उसकी सारी तवज्जो जो है वो नेशनल स्टेडियम से नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना और अब नेशनल बैंक स्टेडियम नाम रखने पर मरकूज रही है। वो स्टेडियम का नाम चेंज करें। एक तो जो परसेप्शन था, जो अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो परसेप्शन क्लियर नहीं कर सका है कि जब मैचेस होते हैं लोगों के जहन में यही होता है कि शायद वो पूरा एक जो सर्कल है कारताज से लेके और फिर वहाँ मिलीनियम मॉल से लेके उधर न्यू टाउन से लेके वो बंद होगा। तो ये परसेप्शन अब हल्के हल्के जो है वो क्लियर होना शुरू हुआ है। मगर जो सबसे बड़ी बात ये है सवेरा के जो मेन टारगेट होता है कि आप मार्केटिंग करें, इवेंट होके गुजर जाता है, शहर में कहीं पे एक्टिविटीज़, फेस्टिविटीज़ या साइन बोर्ड या कोई इस तरह के चीज़ें नहीं मिल रही होती है। और सबसे बड़ी बात कि ऑनलाइन टिकटिंग के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सिलसिला शुरू किया है कि नेशनल स्टेडियम के सामने जो चाइना ग्राउंड है वहाँ पे 2 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं bookme.com की, जो कि टिकट दे रही होती है। तो अभी तक जो वो ऑनलाइन टिकटिंग का जो कॉन्सेप्ट था उससे लोग बहुत परेशान थे और इस वजह से। और सबसे अहम और ख़ास बात यह है कि कहने को तो ये 500 रुपये का टिकट है, मगर अगर जब आपको पानी ले जाने की इजाज़त नहीं है, आपको जो है वो फ्राइज ले जाने की इजाज़त नहीं है, कुछ खाने पीने को नहीं ले जा सकते, और अंदर अगर आप एक 20 रुपए का जो बाहर फ्राइज का पैकेट मिलता है स्टेडियम के अंदर जाके 250-300 रुपए का मिल रहा है। बहुत मुश्किलात बहुत हैं, वक्त खत्म हमारे पास। बिल्कुल खिजर, बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्किलात बहुत है और मुश्किलात को बिल्कुल देखना पड़ेगा। बार हम यहाँ कहते रहे हैं शो पे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान जो अपनी शोफर ड्रिवन गाड़ियों में आते हैं, प्लीज एक दफा उतरें, अपनी गाड़ी पार्क करें जहां फैंस पार्क करते हैं और चीज़ें खरीदें महंगी और देखें कि कितना मुश्किल होता है एक आम इंसान के लिए यहाँ स्टेडियम में बैठना। बट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया गेम सेट मैच का। सवेरा और फैसल को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।